आज इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट की विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर में, और आज का टॉपिक होगा हमारा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह की जहाँ तक बात है तो हम कह सकते हैं कि समूह मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है और वो जन्म से लेकर मरने तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूह में रहता है बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता रहता है। वह समूहों के माध्यम से ही अपनी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और जहाँ तक है ये भी कहा जा सकता है कि समूह से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में और समूह में ही रह सकता है। वह विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण और हम कह सकते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समूह हमें आदिम समाज में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में, कीट पतंगों में, कीड़े मकोड़ों में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति के कारण ही समूह में रहता है। समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी के जो विचार हैं, उसके जो अनुभव हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। और इसलिए वो भावनाएं, वो विचार, वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। समूह शब्द का जहाँ तक प्रयोग कुछ व्यक्ति जो कह सकते हैं कि व्यक्तियों के संगठन के लिए करता है, जिसमें परिवार हैं, भीड़ है, सामाजिक वर्ग हैं, धार्मिक वर्ग हैं, व्यावसायिक वर्ग हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूहों से ही सामाजिक जो संरचनाओं का जो निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं सामाजिक संरचनाओं का एक प्रतिमान बनता है। बहुत समय पूर्व कवि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। केवल पशु और परमात्मा ही अकेला रह सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता। 19वीं शताब्दी में अरस्तु के एक कथन में थोड़ा परिवर्तन करते हुए नीत्शे ने बताया कि एक दार्शनिक भी एक कह सकते हैं एकाकी जीवन व्यतीत करता है, जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल होता है या दोनों के गुण होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य के लिए समूह से पृथक रहना संभव नहीं हो सकता। हम सभी किसी न किसी परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, कहीं न कहीं किसी न किसी समूह से हम जुड़े हुए हैं। हम किसी न किसी समूह के सदस्य हैं, जबकि आधार पर हम विभिन्न आयु समूहों तथा लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूह के सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार यदि हम और समाज में देखें तो डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, साहित्यकार के रूप में हमें किसी न किसी समूह के हमको उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं। किसी समाज की जब बात करें तो वहाँ हम अनेक समूह देखते हैं। और जहाँ तक विकसित समाजों की बात है
तो वहाँ समूहों की संख्या अविकसित समाजों की तुलना में कहीं अधिक होती है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही समाज में कह सकते हैं कि समूहों की संख्या भी बढ़ती गई। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा की जहाँ तक बात है, तो कुछ लोगों ने इस विषय की आधारशिला के हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को कुछ लोगों ने विषय की आधारशिला के रूप में भी माना है। और जहाँ तक कुछ समाजशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए समूहों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो समूह की जहाँ तक बात है, इसके अर्थ और परिभाषा की जब हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि सामाजिक समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, किसी न किसी रूप से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और ऐसे जो व्यक्तियों का जो संग्रह है, ऐसे व्यक्तियों का जो योग है, उसको समूह कहा जा सकता है। यहाँ मैकइवर पेज की जहाँ बात करते हैं तो उन्होंने समूह के बारे में बताया कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। वहीं आगबर्न एवं निमकाप की बात करें तो उनका कहना है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन इन परिभाषाओं का यदि विश्लेषण किया जाए, जहाँ तक आगबर्न और निमकाप की और मैकइवर पेज की, तो इन परिभाषाओं को एक हम कह सकते हैं कि समूह की परिभाषा के रूप में अपूर्ण ही कहा जाएगा, क्योंकि इन विद्वानों ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को तो आवश्यक माना है, परंतु संबंधों की सीमा के बारे में ये मौन है। उनकी सीमा क्या हो, उनकी मात्रा क्या हो, इसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, जो कि एक समूह की परिभाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तक इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो स्पष्ट होता है कि अब जहाँ व्यक्ति एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे समूह का निर्माण करते हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बस में या रेल में एक साथ व्यक्ति जो यात्रा करते हैं, तो अंतःक्रिया उनमें भी होती है, संबंध उनमें भी बनते हैं, चाहे वो क्षणिक बने, लेकिन इसको सामूहिक कह सकते हैं, सामाजिक समूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दो अपरिचित व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, संबंध भी निर्मित होते हैं, तो इनकी परिभाषाओं के अनुसार तो वह एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये परिभाषा जो है सामाजिक समूह को एक हम कह सकते हैं कि उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाती है। इस संदर्भ में एक समाजशास्त्री टी.बी. बाटो-मोर ने बहुत ही स्पष्ट रूप में यानी शब्दों में कहा है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध हों
और वे प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत हों। दूसरे शब्दों में, एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन हो और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक परिवार, एक गांव, राष्ट्र या मजदूर संगठन अथवा राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह की श्रेणी में आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सामाजिक समूह के लिए जहाँ तक है, एक हम की भावना, सामूहिकता की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने सामाजिक समूह के बारे में जो देखा, इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम एक निष्कर्ष पर पहुँचें तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने लगें तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंधित स्थापित करें तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी सामाजिक समूह क्या? दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करें, किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, यानी महत्वपूर्ण यह बात है कि अंतःक्रिया हो, क्रिया हो, लेकिन कैसी हो? अर्थपूर्ण हो। और उन क्रियाओं के द्वारा जब संबंध स्थापित करें, आपस में वो संबंध स्थापित करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सामाजिक समूह की आज हमने जो अर्थ परिभाषा है वो देखी। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सामाजिक समूह की विशेषता क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।